वेलकम फ्रेंड्स इन योर ओन यूट्यूब चैनल के एस इंग्लिश बेसिक नॉलेज एंड आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। टुडे सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जी फ्लाई बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। सो ये जानते हैं कि इस फ्लाई में क्या क्या बताया गया, क्या क्या इसकी थीम है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शन। इस स्टोरी में दो व्यक्ति होते हैं, मिस्टर वुडविल एंड दी बॉस। आप देख पा रहे हैं दोनों व्यक्ति हैं, एक का नाम है दी मिस्टर वुडफील्ड, दूसरे का नाम है दी बॉस। सो सबसे पहले हम इसकी जो समरी है वो हिंदी में डिस्कस करेंगे। इसमें होता क्या है कि दो बुजुर्ग पुरुष बॉस एंड मिस्टर वुडफील्ड लंदन में बॉस के कार्यालय में अपने नियमित मंगलवार के सामाजिक कार्यक्रम के बीच में हैं। एक स्ट्रोक के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद वुडफील्ड बॉस के साथ बातचीत करने के लिए अपने पूर्व कार्यस्थल पर जाकर आनंद लेता है। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें उनकी अच्छी पत्नी और बेटियां अभी भी उन्हें आज़ादी देती हैं। इन साप्ताहिक यात्राओं में से अधिकांश के साथ बॉस अपने शानदार नए कार्यालय के सामान को भुलक्कड़ वुडीफील्ड को इंगित करने में बहुत संतुष्टि देता है। इसी बीच वुडीफील्ड बॉस के युवा जोश की बहुत प्रशंसा करता है, जो उससे 5 साल वरिष्ठ लेकिन हमेशा की तरह ऊर्जावान है। जैसे ही पुरुष बातचीत करते हैं, वुडफील्ड एक विशिष्ट विवरण को याद करने के लिए संघर्ष करता है। वो विवरण क्या है? वो विवरण क्या था जिसे वह बॉस को बताना चाहता था? बॉस को पुराने वुडीफील्ड की कमजोरियों पर दया आती है। उसे खुश करने के लिए वो विस्की को ऑर्डर करता है, विस्की मंगाता है उसके लिए। वुडीफील्ड को अंत में याद आता है कि वह बॉस को अपनी बेटियों की हाल की बेल्जियम यात्रा के बारे में बताना चाहता था, जहां वे अपने भाई रेगी के विश्राम स्थल पर जाकर बॉस के बेटे की कब्र पर आए थे। अब यहाँ पे जो रियल स्टोरीज की है वो समझ में आती है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये लगभग 6 साल पहले की बात है। बॉस का एक बेटा था, सो उसकी मृत्यु हो गई थी, उसमें डेथ हो गई थी। तो इससे जब ये घटना घटित हुई तो बॉस को बहुत ज़्यादा स्तब्ध हो गए, वो बहुत ज़्यादा उन्हें दुख हुआ। और किसी का भी बेपुत्र नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा दुख होता ही है। हालांकि उन्होंने वुडीफील्ड को जताने नहीं दिया। उसके बाद वुडीफील्ड जब चला जाता है तो बॉस जो है अपने बुजुर्ग क्लर्क मैसी को यह आदेश देते हैं कि वो अपने को खुद कार्यालय बंद कर लेता है और अगले आधे घंटे तक कोई भी उसे परेशान ना करे, ऐसा वो आदेश देता है, ऑर्डर करता है। वो अपने बेटे के लिए रोने की योजना बना रहा था। वो अपने बेटे को फिर से याद करना चाहता है और उसके लिए लेमेंट करना चाहता है। यह देखकर परेशान है कि अब जो दुख के आंसू उस समय निकले थे जब उसके बेटे की डेथ हुई थी, वो नहीं बहा सकता, जैसा कि उसने पिछले वर्षों में किया था। बॉस जो थे वो कुछ समय के लिए अपने बेटे को याद करते हुए समय बिताते हैं कि कैसे उसने बेटे को विरासत में पाने के लिए एक सफल व्यवसाय विकसित किया, लेकिन उसके बेटे की जो थी अकाल मृत्यु हो गई। सो उसने जितनी भी योजनाएं बनाई थी वो सारी उसकी नष्ट हो गई, योजनाएं नष्ट हो गई। बॉस अपने बेटे के चेहरे की विचित्रता से अधिक परेशान हो जाता है जब वह एक तस्वीर में उसकी और उस अपनी समानता पर विचार करता है। यही नहीं, तभी वो देखता है कि एक फ्लाई, जैसा कि इस पार्ट का नाम ही है दी फ्लाई। सो वो देखता है दी फ्लाई की एक मक्खी जो थी वो इंक में डूबी हुई थी। आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक मक्खी जो थी वो पिंक स्याही के बर्तन में डूबी एक मक्खी बॉस को उसके विचारों से विचलित कर देती है। मक्खी को बचाने के लिए वो एक पेन का उपयोग करते हुए बॉस उसे ब्लोटिंग पेपर के एक टुकड़े पर हिलाता है और देखता है कि वह अपने पंखों को चेहरे से स्याही को परिश्रम से साफ करती है। इससे पहले कि वह यह हवा में ले जाए, बॉस मक्खी पर स्याही का एक भारी धब्बा गिराता है, या देखने के लिए उसने ऐसा क्यों किया। मक्खी तो ऑलरेडी ही स्याही में फंसी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने एक भारी सा धब्बा गिरा दिया उसको, क्योंकि बॉस देखना चाहता था कि अगर वो उसके ऊपर और स्याही डालती है तो वो कितना संघर्ष कर सकती है, कितना स्ट्रगल करेगी खुद को बचाने के लिए, क्या प्रतिक्रिया उसकी होगी। तो बॉस खुद को फिर से साफ करने के श्रमसाध्य कार्य के माध्यम से खुद को खींचने में मक्खी के साहस से प्रभावित होता है। बॉस तब मक्खी को प्रताड़ित करना जारी रखता है।
वो बार बार उसे उसी स्याही में डाल देता है, बार बार उसे स्याही में तक डुबोता रहता है जब तक कि वह उसकी मेज पर डूब न जाए। हर समय उस पर तेज दिखने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूत रहने के लिए चिल्लाता रहता है। वो उस मक्खी के शरीर को बेकार कागज़ की टोकरी में फेंक देता है, जिस पर उसे गहरे दुख का ऐसा क्षण लगता है कि वह भयभीत हो जाता है। मैसी के लिए जल्दी से घंटी बजाते हुए बॉस ने क्लर्क से मांग की कि वह उसके एक बार में ताज़ा ब्लॉटिंग पेपर लाए। जब मैसी चला जाता है तो बॉस को अचानक याद नहीं आता कि मैसी के लिए घंटी बजाने से पहले वह किस विषय के बारे में सोच रहा था। वह घबराहट से अपने रुमाल से खुद को पोंछता है, याद नहीं कर पाता कि उसे क्या परेशान कर रहा है, उसे वो कौन सी चीज़ है जो उसे परेशान कर रही है। तो जाइए जानते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने ये द फ्लाई स्टोरी पढ़ी, तो मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसका आखिर थीम क्या है, क्या जो मैं कैथरीन मैंसफील्ड है जो बताना क्या चाहती है, आइए जान। अब हम जानते हैं कि द फ्लाई बाय कैथरीन मैंसफील्ड, इसकी समरी इन इंग्लिश में, दिस स्टोरी फ्लाई थ्रोस लाइट ऑन द फैक्ट दैट टाइम इज ए ग्रेट हीलर एंड इट कॉन्क्योर्स ग्राइफ। इसका मतलब कि कितना भी बड़ा दुख हो, समय हर दुख को भर देता है। समय के साथ साथ हम उस दुख का, उस घटना का दुख हमारा हल्का हो जाता है और हम उसे धीरे धीरे भूलने लगते हैं। भूल नहीं पाते, लेकिन उतना दुख हमें नहीं होता जितना कि कोई भी घटना जस्ट हैपन होती है, जस्ट घटी होती है। तो उसके बाद मिस्टर वुडफील्ड नाम का एक व्यक्ति है, कम्स टू सी हिज एक्स बॉस, अपने एक्स बॉस को देखने आता है। ही इज रिटायर्ड, वो रिटायर्ड है, एंड ही इज ए हेयर्ड पेशेंट, उसे दिल की परेशानी, दिल का रोगी भी है। ही फ्रेजेस द न्यू सेटिंग एंड फर्नीचर ऑफ द ऑफिस, वो ऑफिस की जितने फर्नीचर सेटिंग्स हैं उनकी प्रशंसा करता है। देन द बॉस ऑफर्स हिम विस्की, तो बॉस जो है उसे क्या करते हैं, विस्की मंगा कर उसे देते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग इट मिस्टर वुडफील्ड रिमेंबर्स व्हाट ही हैज़ फॉरगेटन, मिस्टर वुडफील्ड तो वो याद करते हैं कि वो क्या भूल गए। ही टेल्स द बॉस दैट हिज डॉटर्स, उसकी जो बेटी थी, हैव विजिटेड, यात्रा की, द ग्रेव, कब्र की ऑफ द बॉस एज वेल एज मिस्टर वुडफील्ड सन, जो उनके बेटे हैं बॉस के, उनके कब्र की यात्रा की थी। एक्चुअली वास्तव में दे हैव डाइड इन ए वार, वो क्या उन दोनों के बेटे जो थे वो एक युद्ध में मारे जा चुके थे, मर गए थे। वैन जब मिस्टर वुडफील्ड हैज़ गॉन, जब मिस्टर वुडफील्ड चले जाते हैं, दी बॉस रिमेंबर्स, बॉस याद करता है, हिज डेड सन, अपने मृतक बेटे को। ही ट्राइज टू हैव द सेम फीलिंग ऑफ ग्राइफ एज ही फेल्ट ऑन द डे ऑफ हिज डेथ, जब वो अपने बेटे को याद करता है तो उसे वही फीलिंग्स, दुख की वही फीलिंग्स आती है जब उसके बेटे की डेथ जिस दिन हुई थी, जैसा उस दिन लगा था उसे आज भी वही लगता है। हाउएवर फिर भी ही फेल्स, वो असफल हो जाता है कि वो उतना रोता नहीं है। फॉर द लास्ट ट्राई ही डिसाइड टू गो टू द फोटोग्राफ ऑफ हिज सन, वो क्या करता है, वो अपने बेटे की एक फ़ोटोग्राफ देखने की डिसाइड करता है, देखने के लिए सोचता है। बट ए फ्लाई इन एन इंक पॉट अट्रैक्ट्स हिज अटेंशन, तभी एक मक्खी जो थी वो इंक पॉट की स्याही में फंसी हुई थी, उसके ध्यान को केंद्रित कर लेती है। ही फॉरगेट्स ऑल अबाउट हिज सन, उसे देखकर वो अपने बेटे के बाद बेटे का जो दुख था उसको सब कुछ बिल्कुल भूल जाता है। ही टेक्स द फ्लाई आउट ऑफ द इंक पॉट, वो क्या करता है, उसको फ्लाई को इंक पॉट से अलग करने की कोशिश करता है। पुट्स इट ऑन ए ब्लॉटिंग पेपर, और उसे ब्लॉटिंग पेपर पर रखता है। एज सुन एज, जब ही द फ्लाई इज अबाउट टू फ्लाई, जैसे ही मक्खी उड़ने वाली थी, ही ड्रॉप्स ए ड्रॉप ऑफ इंक ऑन इट, लेकिन वो एक बूंद जो थी, इंक की एक बूंद उस पर डाल देता है। एंड इंजॉय इट्स स्ट्रगल, और उसके बाद जो वो उस स्याही से निकलने के लिए जो संघर्ष करती है उसका इंजॉय करने लगता है। एट लास्ट, अंत में जो होता है, दी फ्लाई डाइज ऑफ ड्रॉप्स ऑफ इंक, और अंत में होता क्या है कि वो मक्खी उसी इंक की ड्रॉप में मर जाती है। दी बॉस थ्रोज इट अवे एंड ऑर्डर्स फॉर ए फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर, बॉस उसे फेंक देते हैं और ऑर्डर एक नए ताज़ा नए ब्लॉटिंग पेपर का ऑर्डर देते हैं। देन ही ट्राइज टू रिमेंबर, फिर वो कोशिश करते हैं याद करने की कि व्हाट ही वाज थिंकिंग, कि वो क्या सोच रहे थे, बिफोर अटेंडिंग टू दी फ्लाई, कि इस मक्खी को देखने से पहले वो क्या सोच रहे थे। इट मीन्स, इसका मतलब है, ही फॉरगेट्स हिज डेड सन अगेन,
इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने पुत्र को पुनः भूल गए। उस मक्खी के संघर्ष को देखकर वो अपने पुत्र के दुख को भूल गए। सो आइए जानते हैं कि द फ्लाई जो स्टोरी है इसका थीम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कि कैथराइन मैन्सफील्ड ने जो लिखा है आखिर इसे क्यों लिखा है। कोई ना कोई तो वजह होगी। इसकी मेन वजह ये है कि इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति का कितना भी बड़ा दुख हो, बड़े से बड़े दुख को समय भर देता है। जैसे नहीं कहता कि समय के साथ साथ हर घाव भर जाता है, वैसे ही समय के साथ साथ हम अपने दुख पे विजय पा लेते हैं। धीरे धीरे हम उस दुख को भूल कर अपना फिर से वही सारे काम करने लगते हैं, अच्छे से रहने लगते हैं। उसके बाद तो ये तो हो गया इसका पहला थीम। इस लेसन का पहला थीम यही था कि अपने दुख पे इंसान समय के साथ कैसे विजय पाता है। फर्स्ट इसका द राइटर टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑफ ग्राइफ ऑफ मिस्टर वुडफील्ड। ही हैज़ फॉरगेटन एवरीथिंग। वो सब कुछ भूल जाते हैं। ही इज़ एबल टू रिमेंबर अबाउट द ग्रेव ऑफ हिज सन आफ्टर ड्रिंकिंग व्हिस्की। ही टॉक्स अबाउट हिज सन एंड हिज ग्रेव बट डजंट फील एनी पैंग ऑफ ग्राइफ। कि उन्हें तब उतना दुख नहीं होता जितना कि उस दिन जिस दिन उसके पुत्र की डेथ हुई थी। अभी जानते हैं कि इसका सेकेंड थीम क्या बताता है। व्हाट इज़ द सेकेंड थीम ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का सेकेंड थीम क्या है। इस स्टोरी का सेकेंड थीम ये है कि द फ्लाई इज एज फ्लाइज टू बैंटन बॉयज आर वी टू गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। वैन जब वी रीड द स्टोरी केयरफुल्ली, हम जब इस कहानी को केयरफुल्ली ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, वी फाइंड है हम पाते हैं दैट कि हम पाते हैं कि द फ्लाई इन द स्टोरी सिम्बोलाइज हेल्पलेस ऑफ मैन बिफोर फैट। कि व्यक्ति जो है अपने भाग्य के आगे हेल्पलेसनेस है। वो कोशिश तो बहुत करता है, जब तक उसकी सांस चलती है तब तक वो खुद की सहायता करता है, खुद से स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन फैट के आगे वो हेल्पलेसनेस हो जाता है। जस्ट लाइक द फ्लाई, जैसे कि वो मक्खी ने संघर्ष तो बहुत किया। मैन ट्राइज हार्ड, मैन कठिन परिश्रम करता है। गेट्स आउट ऑफ द ग्रिप ऑफ डेथ फॉर द टाइम बीइंग। वो कोशिश करता है कि उसे डेथ ना मिले, बट फैट कैप्चर्ड हिम अगेन। लेकिन उसका जो भाग्य होता है वो उसे पकड़ लेता है। मैन हैज़ नो पावर ऑफ डेफी फैट। व्यक्ति के पास कोई ऐसी पावर नहीं होती है जिससे वो अपने भाग्य को अस्वीकार कर सके। एंड फॉल एन इजी प्रे टू इट, और सिंपली से वो इसका शिकार बन जाता है। When we read the story, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, हम पाते हैं that the writer and all characters in the story stand for the fly। कि जितने भी करेक्टर्स इसमें हैं सारे फ्लाई जो है वही इसका प्रतीकात्मक है। जैसे कि किस तरह से जो इसकी फ्लाई होती है वो संघर्ष करती है ताकि वो इस इंक से निकल जाए, लेकिन बट उसका फैट जो था उसे जहाँ ले जाता है वहीं जाती है, वो एटलीस्ट उसकी जो होती है डेथ हो जाती है। इस तरह से वो जो है उसके संघर्ष को देख के अपने बेटे के दुख को भूल जाते हैं। सो थैंक यू गाइस। कैसी लगी आप लोगों को दिस स्टोरी। ये कहानी जो है हमारी लाइफ पे है और हमें लाइफ की सच्चाई बताती है कि हम बड़े से बड़े दुख को समय के साथ साथ भूल जाते हैं। समय हमारे हर दुख को भर देता है। सो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।